नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से। मैं डॉक्टर अभय सिंह राजपुरोहित और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझा और हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार भारत की संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक संविधान निर्माण का कार्य किया। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि 26 नवंबर 1949 संविधान का वो महत्वपूर्ण पड़ाव था मित्रों, जब संविधान का निर्माण कर लिया गया, संविधान को स्वीकार अंगीकार कर लिया गया, परंतु इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। आइए इसी क्रम में संविधान निर्माण की कहानी को आगे बढ़ाएं और आज संविधान के समापन सत्र और संविधान निर्माण के अंतिम पड़ाव के बारे में जानने। तो आइए शुरुआत करें। संविधान सभा की आगामी महत्वपूर्ण तारीख जो थी 24 जनवरी 1950। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि संविधान सभा यह तय कर चुकी है कि 26 जनवरी 1950 से भारत के संविधान को लागू कर दिया जाएगा। संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले संविधान सभा की ये अंतिम बैठक थी। आप इसे संविधान सभा का समापन सत्र भी कह सकते हैं। तो आइए देखें इस दिन की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या घटी। तो बात कर रहे हैं 24 जनवरी 1950। नंबर 1 पहला बिंदु, ये थी संविधान सभा की अंतिम बैठक, अर्थात इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, क्योंकि इसके बाद संविधान सभा का विघटन कर दिया गया, संविधान सभा का समापन कर दिया गया और 2 दिन पश्चात भारत के संविधान को लागू कर दिया गया। तो नंबर 1 संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। कितने लोग उपस्थित थे इस दिन? तो इस दिन उपस्थित सदस्यों की संख्या थी 284, 284 सदस्य इस समापन सत्र में उपस्थित है। यह ध्यान रखें मित्रों, इस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 नहीं है। इस समय पुनर्गठित संविधान सभा आ चुकी है अक्टूबर 1947 और अब संविधान सभा में 299 सदस्य है और 299 सदस्यों में से इस समय उपस्थित सदस्यों की संख्या है 284, 284 और इन उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। ये 3 कौन सी प्रतियां थी, अभी इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखें, संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या थी 284 सदस्यों ने हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में 1-2 आंकड़े बड़े रोचक और बड़े महत्वपूर्ण है, याद रखना है। संविधान की इस मूल प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम व्यक्ति जिसके द्वारा संविधान की इस प्रति पर हस्ताक्षर किए गए वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और संविधान की इस प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति थे, उनका संबंध भी कहीं न कहीं जवाहरलाल नेहरू से ही रहा है और वो व्यक्ति थे फिरोज खान, जो कालांतर में फिरोज गांधी के नाम से जाने गए, इंदिरा गांधी के पति। तो देखिए हुई ना रोचक बात। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू और संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति उनके दामाद फिरोज खान। यहां से एक प्रश्न और भी उठता है कि संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में राजस्थान की तरफ से पहला व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति थे बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ से संविधान सभा के सदस्य बलवंत सिंह मेहता राजस्थान के उस सदस्यों में से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति। तो बात कर रहे हैं 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक। उपस्थित सदस्य है 284, प्रथम हस्ताक्षरकर्ता जवाहरलाल नेहरू, अंतिम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति फिरोज खान और राजस्थान की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बलवंत सिंह मेहता। ये तो हुई पहली बात 24 जनवरी की। आइए कुछ और बातों की चर्चा करें। इसी दिन अन्य कार्य संविधान सभा द्वारा क्या संपादित किए गए उनकी चर्चा करें। इसी दिन संविधान सभा ने स्वयं का विघटन कर लिया। इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, ध्यान रखना है। इस दिन संविधान सभा का विघटन कर दिया गया, संविधान सभा को समाप्त कर दिया गया, संविधान सभा को विलोपित कर दिया गया।
ये तय किया गया कि संविधान सभा को जो कार्य सौंपा गया था संविधान निर्माण करना, वो कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः अब संविधान सभा का विघटन कर दिया जाए, अब संविधान सभा को समाप्त कर दिया जाए। तो संविधान सभा का विघटन कर दिया गया 24 जनवरी 1950, यानी अब यहां संविधान सभा समाप्त हो जाती है। परंतु संविधान सभा ने स्वयं को भारत की संसद के रूप में पुनर्जीवित कर लिया मित्रों, अर्थात संविधान सभा ने स्वयं को भारत की संसद घोषित कर दिया और यह तय हुआ कि अब संविधान सभा के सदस्य भारत के सांसद कहलाएंगे। और जब तक भारत में आम चुनाव नहीं हो जाता मित्रों, तब तक यही सांसद संसदीय प्रक्रिया और संसदीय कार्यों का संचालन करेंगे। तो फिर से दोहराऊं मैं इसी बात को, संविधान सभा का विघटन कर दिया गया और संविधान सभा को भारत की संसद और संविधान सभा के सदस्यों को सांसद घोषित किया गया। यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है मित्रों, ध्यान रखना है, संविधान सभा इससे पूर्व ही संसद की भांति कार्य करना प्रारंभ कर चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 और यहीं से ही हमारी संविधान सभा संसद के रूप में संसदीय और विधिक कार्यों का संचालन कर रही है। तो हमारी संविधान सभा इससे पूर्व से ही संसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर चुकी है। संविधान में एक आर्टिकल है मित्रों, आर्टिकल 379, और आर्टिकल 379 में यह प्रावधान किया गया था कि संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करेगी। तो संविधान सभा इससे पूर्व ही संसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर चुकी थी मित्रों, ध्यान रखें। और अब विधि पूर्वक संविधान सभा को भारत की संसद घोषित कर दिया गया। तो 24 जनवरी संविधान सभा ने स्वयं को विघटित कर लिया, संविधान सभा ने स्वयं को भारत की संसद घोषित कर दिया। यहां एक चीज और ध्यान रखना है मित्रों, संविधान सभा 2 प्रकार की भूमिकाओं में अपने कार्यों और अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि हमारी संविधान सभा के 2 महत्वपूर्ण कार्य क्या थे, तो देखिए संविधान सभा 2 तरह से कार्य कर रही है। संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य भी कर रही है, और संविधान निर्माण का जब यह कार्य कर रही है तो ये संविधान निर्मात्री सभा के रूप में कार्य कर रही है। और हमारी संविधान सभा भारत की संसद के रूप में भी कार्य कर रही है, अर्थात हमारी संविधान सभा इस समय दोहरी भूमिका में है। और यहां ध्यान रखें मित्रों, संविधान सभा जब संविधान निर्मात्री सभा के रूप में जब कार्य करती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता किया करते थे, और संविधान सभा जब संसद के रूप में विधायी कार्यों का संचालन करती थी तब जीवी मावलंकर इसकी अध्यक्षता किया करते थे। इसका मतलब हमारी संविधान सभा 2 भिन्न भिन्न भूमिकाओं में अपने कार्यों का निर्धारण कर रही है। संविधान निर्माण का भी काम हो रहा है और संसद के रूप में भारत के शासन, प्रशासन और विधायी कार्यों और दायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है। तो हमारी संविधान सभा 2 रूपों में प्रकट हो रही है इस समय, और यहां 24 जनवरी को विधि पूर्वक संविधान सभा ने स्वयं को भारत की संसद घोषित कर दिया। इसी 24 जनवरी से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण बात है मित्रों जो आपको याद रखनी है, इसी संविधान सभा यानी संसद द्वारा भारत संघ के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किया गया। मित्रों, मैंने शब्द इस्तेमाल किया है प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति, अर्थात संसद ने राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया। यहां 1-2 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको ध्यान रखने, क्योंकि इस दिन संविधान सभा विधिवत रूप से अपने आप को संसद घोषित कर चुकी है। अतः अब अगर आपसे सवाल पूछे कि राजेंद्र प्रसाद का 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन किसने किया? क्या संविधान सभा ने किया? क्या भारत की संसद ने किया? क्या भारत की जनता ने किया अथवा उनका मनोनयन किया गया? तो आपका जवाब होगा भारत की संसद द्वारा राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। यहां पर आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, निर्वाचन क्यों, मनोनयन क्यों नहीं? तो इसके पीछे कारण सुने मित्रों कि संविधान सभा के ये जो सदस्य है जो प्रांतों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं, ये राज्य के विधान मंडलों से निर्वाचित होकर के आए हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आए।
अतः यह मान लिया गया कि यह एक प्रकार से भारत की जनता के प्रतिनिधि है और संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। अतः इस संसद के द्वारा अर्थात संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। तो जब भी इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ लें कि राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए हैं और उनका निर्वाचन किया गया संसद द्वारा। इसके लिए बकायदा फॉर्म भरे गए थे, ध्यान रखें, और केवल राजेंद्र प्रसाद द्वारा एकमात्र फॉर्म भरा गया, इनके अलावा किसी और का फॉर्म नहीं आया। तो राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति के रूप में जब इन्होंने फॉर्म भरा तो इनके नाम का सर्वप्रथम प्रस्ताव रखा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और राजेंद्र प्रसाद के नाम का अनुमोदन किया गया सरदार पटेल के द्वारा। तो इनके नाम के अनुमोदक पटेल और राजेंद्र प्रसाद के नाम के प्रस्तावक जवाहरलाल नेहरू। और इस प्रकार से चूंकि अन्य कोई भी सामने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा नहीं हुआ, तब संविधान सभा के जो सचिव थे प्रोफेसर अयंगर, HVR अयंगर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने की उद्घोषणा की गई। तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राजेंद्र प्रसाद के नाम के प्रस्तावक थे जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम का अनुमोदन किया सरदार पटेल ने, उनके निर्वाचित होने की घोषणा की गई संविधान सभा के सचिव अयंगर के द्वारा और इस प्रकार से राजेंद्र प्रसाद भारत संघ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। परंतु ध्यान रखना, ये भारत संघ के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। अंतरिम से हमारा अभिप्राय है कार्यवाहक या काम चलाऊ राष्ट्रपति, अर्थात जब तक भारत में आम चुनाव नहीं हो जाते तब तक भारत संघ के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कार्यों और अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और इस हेतु हमारे संविधान में अनुच्छेद 380 में आर्टिकल 380 में अंतरिम राष्ट्रपति के कार्यों का और दायित्वों का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में संविधान से अनुच्छेद 380 को समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 24 जनवरी की एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है मित्रों, ध्यान रखें, इसी दिन संसद द्वारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी मान्यता दी गई और संसद द्वारा अर्थात संविधान सभा द्वारा यह तय किया गया कि आज से जन गण मन भारत का राष्ट्रगान होगा, नेशनल एंथम, और आज से ही वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत होगा, नेशनल सॉन्ग। तो इस तरह से वंदे मातरम और जनगण मन बन गए राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। जनगण मन जैसा कि आप जानते हैं इनके रचयिता है रविंद्रनाथ ठाकुर और रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1911 में जनगण मन की रचना की। 5 छंदों का ये गान है और इसके प्रथम छंद को हमने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। आनंदमठ उपन्यास जो कि बंगाल के सन्यासी विद्रोह पर आधारित था मित्रों, और उस कालजयी रचना में वंदे मातरम नाम से एक गीत लिखा गया था और इसी वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। तो जनगण मन हमारा राष्ट्रगान बना, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत बना। तारीख थी 24 जनवरी 1950। तो ये सारी की सारी बातें हुई 24 जनवरी 1950 की। मैं एक बार वापस जल्दी से दोहरा दूं, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कुल उपस्थित सदस्य 284 और सभी उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। इसी दिन संविधान सभा का विघटन कर दिया गया। संविधान सभा को विधि पूर्वक संसद घोषित किया गया, यानी संसद के रूप में संविधान सभा का पुनर्जन्म हो गया, पुनर्जीवन हो गया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत संघ का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया और जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान और वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया गया। ये सारी बातें थी 24 जनवरी 1950 से संबंधित। अब आते हैं अगली महत्वपूर्ण तिथि की।
संविधान की जो अंतिम महत्वपूर्ण तिथि थी वो थी 26 जनवरी 1950। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ये थी भारत के इतिहास की वो महान तिथि, भारत के संवैधानिक इतिहास का वो मील का पत्थर, जिस दिन पूर्ण रूप से भारत के संविधान को लागू कर दिया गया। तो इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। इस दिन भारत के संविधान को आप यूं भी कह सकते हैं पूर्ण रूप से लागू किया गया, क्योंकि आंशिक रूप से तो ये लागू हो ही चुका था 26 नवंबर 1949 को। अब ये हो चुका है पूर्ण रूप से लागू। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि इस दिन भारत के संविधान को क्रियान्वित किया गया, भारत के संविधान को इंप्लीमेंट किया गया। तो भारत का संविधान लागू हुआ, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ 26 जनवरी 1950, और इसी दिन भारत को गणतंत्र या गणराज्य घोषित किया गया। अर्थात अब भारत राजतंत्र नहीं है, अब भारत ब्रिटिश डोमिनियन स्टेट नहीं है, अब भारत संघ, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, और भारत की अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है, और भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो आनुवांशिक न होकर जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। अतः भारत एक गणतंत्र या गणराज्य होगा। ये बातें तय हुई 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 की कुछ घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। इस दिन चूंकि हमारा संविधान लागू होना था, संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, जो अब सांसद है, ये सारे के सारे सदस्य या सांसद संसद भवन में एकत्रित हुए। इस समय भारत में एक पद चल रहा है मित्रों, गवर्नर जनरल, याद रखना है। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आप यूं भी कह सकते हैं ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है या भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो सी राजगोपालाचारी इस समय भारत के गवर्नर जनरल है। और संसद में इस दिन जो सत्र आयोजित हुआ, इसे सी राजगोपालाचारी द्वारा संबोधित किया गया। राजगोपालाचारी ने क्या घोषणाएं की वो बड़ी महत्वपूर्ण है मित्रों, याद रखें। राजगोपालाचारी ने यह कहा कि आज से भारत से गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया जाता है, और गवर्नर जनरल के स्थान पर आज से भारत का राष्ट्रपति नाम से नया पद नाम आज से जारी हो जाएगा। तो किस दिन भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया? तो आपका जवाब होगा 26 जनवरी 1950। अतः हम कहते हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन? सी राजगोपालाचारी, क्योंकि इसके बाद ये पद ही समाप्त हो गया और इसके स्थान पे नया पद नाम आ गया भारत का राष्ट्रपति। राजगोपालाचारी ने यह घोषणा की कि आज से 1935 के भारत शासन अधिनियम को समाप्त किया जाता है। याद करो मित्रों, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें यह तय किया गया था कि जब तक भारत में नया संविधान नहीं लागू हो जाता तब तक भारत में 1935 का अधिनियम लागू रहेगा, प्रभावी रहेगा। अर्थात भारत का शासन 1935 के अधिनियम के तहत संचालित होगा। इसका मतलब ध्यान रखें मित्रों, अभी भी भारत में 1935 का अधिनियम चल रहा था और सी राजगोपालाचारी ने यह घोषणा की कि आज से 1935 का अधिनियम समाप्त किया जाता है, निष्प्रभावी घोषित किया जाता है और इसके स्थान पर आज से भारत के नए संविधान को लागू किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1935 का अधिनियम कब निष्प्रभावी हुआ, समाप्त कब हुआ, तो आपका जवाब होगा 26 जनवरी 1950। और यहां से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और भी निकलती है कि चूंकि अब तक कहने को तो भारत भौगोलिक रूप से स्वतंत्र हो चुका था, पर विधि पूर्वक भारत अभी भी स्वतंत्र नहीं है, भारत अभी भी डोमिनियन स्टेट है। और राजगोपालाचारी द्वारा यह घोषणा की गई कि आज से भारत डोमिनियन स्टेट नहीं है, आज से भारत अधिराज्य नहीं है। मित्रों ध्यान रखें, डोमिनियन स्टेट अधिराज्य से अभिप्राय है कि अभी भी भारत का शासन संचालन 1935 के ब्रिटिश अधिनियम के तहत संचालित हो रहा था। अतः भारत इस समय पूर्ण संप्रभु संपन्न राष्ट्र नहीं था, भारत एक डोमिनियन स्टेट, एक अधिराज्य था। और इसी दिन राजगोपालाचारी के द्वारा यह घोषणा की गई कि आज से भारत न तो अधिराज्य है न डोमिनियन स्टेट है, आज से भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, क्योंकि अब भारत का स्वयं का संविधान लागू हो चुका है और अब भारत में शासन की अंतिम शक्ति ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद के पास नहीं है।
अब भारत में शासन की अंतिम शक्ति भारत की जनता में है। तो मैं वापस से दोहराऊं, 1935 के अधिनियम को खत्म किया गया इसी दिन 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन भारत को डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र घोषित किया गया। इसी दिन सी राजगोपालाचारी यानी गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। ये सारी घोषणाएं स्वयं सी राजगोपालाचारी ने की है मित्रों, संसद भवन में। तत्पश्चात इसी दिन भारत संघ के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को उनके पद की शपथ दिलाई गई। तो राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली इसी 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए मित्रों, इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें हुई 26 जनवरी 1950 की, और इसी के साथ ही भारत के संविधान को भारत में लागू कर दिया गया। और आप कहेंगे कि सदियों की हमारी जो मांग रही थी, हमारी जो इच्छा रही थी कि भारत का संविधान भारत की जनता के द्वारा निर्मित हो, आखिर वो घड़ी आ गई और भारत का संविधान लागू हो गया। भारत के संविधान से जुड़े हुए कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और हमें एक जिज्ञासु विद्यार्थी होने के नाते इन तथ्यों को ध्यान भी रखना है। तो आइए बात करें संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी में प्रश्न उठता है कि हमारी संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है, थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन भी होता है। आप 11 अधिवेशन भी पढ़ते हैं, आप 12 अधिवेशन भी पढ़ते हैं, पर ध्यान रखना है संविधान के कुल 12 अधिवेशन हुए। संविधान में जो 11 अधिवेशन हुए प्रारंभ में और अंत में 24 जनवरी 1950 को संविधान का जो समापन अधिवेशन हुआ, समापन सत्र हुआ, कई सारे राजनीति विज्ञानी इसे अधिवेशन की संज्ञा नहीं देते हैं और इसलिए वो लोग 11 अधिवेशन स्वीकार करते हैं। परंतु सर्वमान्य तथ्य यह है कि 24 जनवरी 1950 भी एक अंतिम अधिवेशन था। अतः इसको भी अगर साथ में जोड़ लें तो संविधान के कुल अधिवेशन 12 बन जाते हैं। तो ध्यान रखें, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो हमारा जवाब होगा कुल 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा की जो बैठकें हुई, अगर उनको डे बाय डे, दिन ब दिन अगर उनको काउंट करें तो कुल कितने दिन की बैठकें हुई, तो अगला प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की कुल बैठकें कितने दिन हुई, तो हमारा जवाब होगा कुल बैठकें हुई 167, 167 दिन की बैठकें हुई और इनमें से 114 दिन तक संविधान सभा द्वारा बहस की गई, संविधान के निर्माण हेतु या आप यूं भी कह सकते हैं चर्चा की गई। तो संविधान के निर्माण में कुल जो बैठकें हुई है 167 दिन, 167 दिन की, और इनमें से भी जो बहस और चर्चा की अगर दिन आपसे पूछे जाए तो आपका जवाब होगा 114 दिन। यहां पर यह ध्यान रखें कि अन्य दिनों में संविधान सभा द्वारा अन्य विधायी और प्रशासनिक कार्यों का संपादन किया गया। यहां पर अवधि भी पूछी जाती है मित्रों कि संविधान के निर्माण में कुल समय कितना लगा। तो आइए बात करें संविधान के निर्माण की अवधि यानी समय। अवधि के बारे में दो बातें ध्यान रखना है। वो दिन जिस दिन हमने संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया 9 दिसंबर 1946, और इस दिन से लेकर दो प्रकार की तिथियों की चर्चा करें। एक तिथि तो वो जिस दिन संविधान का निर्माण कर लिया गया 26 नवंबर 1949, और एक तिथि वो जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950। अगर इन दोनों तिथियों की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक संविधान निर्माण में कुल कार्य लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 5 घंटे। एक बार वापस से दोहराते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 5 घंटे का समय लगा संविधान के निर्माण में। परंतु अगर इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ ले कि संविधान सभा कब तक अस्तित्व में रही या संविधान सभा ने कितने समय तक अपने कार्यों का संचालन किया, तब हमारा जवाब बनेगा कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक होने तक संविधान सभा अस्तित्व में रही 3 वर्ष 1 माह और 16 दिनों तक। तो
तो यहां से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखें। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो आपका जवाब होगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन का। संविधान सभा कब तक अपने अस्तित्व में रही, तब आप कहेंगे 3 वर्ष 1 माह और 16 दिनों तक संविधान सभा अस्तित्व में रही। संविधान सभा ने अपने कार्यों का, दायित्वों का निर्वहन किया। तो यह था संविधान सभा की अवधि से जुड़ी हुई बात। इसी क्रम में कुछ और तथ्यों को भी देखें। संविधान में संविधान सभा द्वारा संविधान का जो वाचन किया गया वो 3 बार किया गया, अर्थात 3 बार भिन्न भिन्न तिथियों में संविधान सभा द्वारा संविधान का वाचन करके इसे अंतिम रूप दिया गया। तो संविधान का कुल वाचन हुआ है 3 बार। अगर आपके मन में प्रश्न उठे कि संविधान के निर्माण में कुल व्यय कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ, हालांकि परीक्षा में इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, पर एक सहज जिज्ञासा कि कितना पैसा व्यय हुआ, तो ध्यान रखें संविधान के निर्माण में कुल व्यय हुआ है 63 लाख 63 लाख और लगभग 63 लाख 96 हजार रुपए। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। तो इसका मतलब है कि कम खर्चे में, क्योंकि इन्होंने दुनिया भर की यात्राएं भी की है, बहुत सारे दूसरे खर्चे भी हुए और तमाम खर्चों को जोड़कर लगभग 64 लाख रुपए के व्यय में भारत के संविधान का निर्माण कर लिया गया। संविधान से जुड़े हुए 1-2 बिंदु और भी देखें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो कुल कितने शब्द है हमारे संविधान में, इसका जवाब होगा कि हमारे संविधान में 1,63,000 शब्द है। तो संविधान में कुल शब्दों की संख्या 1,63,000 शब्द, और इस तरह से भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के संविधान के पश्चात दुनिया के बड़े लिखित संविधानों में दूसरा नाम आता है नाइजीरिया का। तो ये कुछ बातें हुई संविधान के वाचन, संविधान के व्यय और संविधान में कुल कितने शब्द है उससे जुड़े हुए बिंदुओं पे हमने चर्चा की। संविधान से जुड़े हुए कुछ और बिंदुओं को भी लेते हैं। याद करो, अभी मैंने आपको कहा कि 24 जनवरी 1950 संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर हुए। अब जरा उससे जुड़ी हुई बातें भी जानते हैं। आप जानते हैं कि हमारा मूल संविधान जो लिखा गया वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखित है, परंतु भारत के राष्ट्रपति के आदेश से इसका हिंदी अनुवाद भी स्वीकार्य है, मान्य है। और इस संविधान के अंग्रेजी से हिंदी में जो अनुवाद हुआ, संविधान का हिंदी में अनुवादक थे 2 लोग, और वो थे घनश्याम सिंह गुप्ता और पंडित सुंदरलाल। नाम एक बार वापस से दोहरा ले, घनश्याम सिंह गुप्ता और पंडित सुंदरलाल। ये वो लोग थे जिन्होंने भारत के संविधान का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। तो संविधान के हिंदी अनुवादक थे सर्वप्रथम अनुवाद करने वाले व्यक्ति। अब संविधान सभा के द्वारा यह तय किया गया कि भारत का संविधान, जो भारत की एक राष्ट्रीय धरोहर है, इसे बेहद सुंदर शब्दों में लिखा जाए, इसे यादगार बनाया जाए। इसके लिए यह तय हुआ कि बढ़िया से सुलेखक को अप्रोच किया जाए। सुलेखक, कैलीग्राफर आप जानते हैं, जो बहुत बढ़िया और आकर्षक तरीके से किसी चीज को लिखने का कार्य करते हैं। और स्वयं जवाहरलाल नेहरू द्वारा उस समय के जो बेहतरीन सुलेखक, जो कैलीग्राफर थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनसे मुलाकात करके इनसे निवेदन किया गया कि क्यों न भारत के संविधान को बढ़िया तरीके से हाथ से लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा किया जाए। और प्रेम बिहारी नारायण ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया। यह एक बड़ी रोचक बात भी है मित्रों। प्रेम बिहारी नारायण ने यह कहा कि वो संविधान लेखन का कार्य करेंगे, बदले में वो किसी भी प्रकार का शुल्क, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेंगे। पर उनकी यह शर्त थी कि जब वो संविधान को लिखेंगे तो संविधान के उस मूल प्रति के हर पन्ने पर कोने में अपने लघु हस्ताक्षर करेंगे, और संविधान के अंतिम पृष्ठ पर वो अपने पूर्ण हस्ताक्षर, अपना नाम, अपने दादाजी का नाम और अपना गांव का पता लिखेंगे। और नेहरू ने इस बात को स्वीकार किया। मित्रों ध्यान रखें, तो अगर आपसे पूछे कि हमारे संविधान के हर पन्ने पर किसके लघु हस्ताक्षर है, तो जवाब होगा प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम बिहारी नारायण ने संविधान के हर पन्ने पर नीचे कोने में
लघु संक्षिप्त हस्ताक्षर किए प्रेम के नाम से, और अंतिम पेज पर स्वयं का पूरा नाम, अपने दादाजी का नाम, क्योंकि अपना सारा का सारा श्रेय अपने दादाजी को देते थे, तो दादाजी का नाम और अपना पूरा पता भी लिखा है उस संविधान की मूल प्रति पर। और इतना शानदार संविधान लिखा है मित्रों, कभी आप गूगल पर नेट पे सर्च करें भारत के संविधान को, इतना सुंदर संविधान लिखा हुआ आपके सामने नजर आता है, ऐसे लगता है कि छापे खाने से प्रिंट होकर के आया है। परंतु ये मुद्रित नहीं है मित्रों, ये लिखित संविधान है, और इसको अपने हाथ से सुंदर तरीके से, बहुत ही आकर्षक तरीके से लिखने का काम किया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अब ये तय हुआ कि जो इतना बेहतरीन संविधान हाथ से लिखा गया है उसे बढ़िया सी चित्रकारी से भी सज्जित किया जाए। इसके लिए उस जमाने के एक बेहद लोकप्रिय चित्रकार नंदलाल बोस को आमंत्रित किया गया। नंदलाल बोस कलकत्ता के विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रख्यात चित्रकार थे, उन्हें आमंत्रित किया गया, और नंदलाल बोस ने अपने छात्रों के साथ मिलकर हमारे संविधान की मूल प्रति पर 22 चित्र बनाए। तो ध्यान रखें, नंदलाल बोस एंड टीम के द्वारा भारत के संविधान पर, नंदलाल बोस एंड टीम के द्वारा भारत के संविधान पर कुल 22 चित्र बनाए गए। आप जानते हैं कि भारत के संविधान के 22 भाग हैं और हर भाग से पहले एक चित्र बनाया गया, और ये चित्र एक प्रकार से धार्मिक चित्र थे मित्रों, ध्यान रखना है। इसमें राम दरबार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चित्रण, इसके अलावा कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण, इसी प्रकार ध्यान मग्न अवस्था में भगवान बुद्ध, और अन्य हिंदू शैली के चित्र, राजपूत शैली के चित्र और मुगल शैली के चित्र। इस प्रकार 22 भिन्न भिन्न चित्र 22 भागों के आगे बने हुए हैं, और हर चित्र का अपना एक महत्व है। इस प्रकार आप ये भी कह सकते हो कि संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान को एक प्रकार से धार्मिक स्वरूप प्रदान किया, उसको धर्म, श्रद्धा, आस्था और नैतिकता के साथ भी जोड़ा है। तो एक बार बहुत जल्दी से वापस दोहराते हैं। संविधान के हिंदी अनुवादक थे घनश्याम सिंह गुप्ता और पंडित सुंदरलाल। संविधान के सुलेखक, बढ़िया तरीके से लिखने वाला का व्यक्ति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और संविधान पर चित्रकारी करने का कार्य किया गया नंदलाल बोस के द्वारा। इनके द्वारा 22 चित्र संविधान के ऊपर बनाए गए, और इस प्रकार 4 किलो के वजन की यह पुस्तक, जो बेहद सुंदर और आकर्षक ढंग से लिखी गई प्रेम बिहारी नारायण द्वारा, बेहद सुंदर तरीके से इसे चित्रों से सज्जित किया गया नंदलाल बोस के द्वारा, और यह संविधान भारत की एक राष्ट्रीय धरोहर है। तो इस प्रकार से भारत का संविधान और संविधान से जुड़े हुए कुछ रोचक आंकड़े, कुछ रोचक तथ्य हमने जानने और सुनने का, समझने का प्रयास किया। इसी क्रम में कुछ और बातों को लेकर चलें। आपने पढ़ा होगा कि संविधान सभा के सभी सदस्यों को भिन्न भिन्न समितियों में विभक्त किया गया, और संविधान सभा की हर समिति को कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। तो आइए बात करें कौन सी थी वो महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष, चेयरमैन कौन थे। परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भी जिज्ञासा की दृष्टि से भी जानना जरूरी है। तो आइए बात करें संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उसके अध्यक्ष। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों में पहला नाम आता है संघ संविधान समिति, और ये वो समिति थी मित्रों, संघ संविधान समिति, और इस समिति को यह दायित्व सौंपा गया था कि वो भारत संघ से संबंधित दायित्वों का संविधान में उल्लेख करे। संघ संविधान समिति, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार की जो अन्य समिति थी वो थी संघ शक्ति समिति। इस समिति के द्वारा संघ सरकार को क्या शक्तियां प्रदान की जाए इसके बारे में प्रावधान किए गए, और संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अर्थात संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति दोनों के अध्यक्ष थे नेहरू। अगली जो महत्वपूर्ण समिति थी उसका नाम था प्रांतीय संविधान समिति, और प्रांतीय संविधान समिति की जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इस समिति का काम था संविधान में प्रांतों के कार्यों से संबंधित प्रावधानों को जोड़ना। सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक और महत्वपूर्ण समिति बनाई गई, और उस समिति का नाम था मूल अधिकार
एवं अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। और इस समिति का कार्य था कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान करना, अल्पसंख्यकों के हितों और कल्याण के कार्यों का प्रावधान करना। और इसके भी अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति को दो उप समितियों में विभक्त किया गया, अर्थात इस समिति की दो उप समितियां भी थी। इन समितियों में जो मूल अधिकार उप समिति थी, उनके अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी, और अल्पसंख्यक कल्याण हेतु जो उप समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। अर्थात मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष पटेल, और यह समिति दो उप समितियों में विभक्त है, मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। इसी क्रम में अन्य समितियों की बात करें, अन्य समितियों में अगली समिति का नाम आता है नियम समिति, और इस समिति के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान की नियम समिति बनी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान संचालन समिति भी बनी। तो संविधान संचालन समिति, और इस समिति के भी चेयरमैन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी क्रम में जो अगली महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रक्रिया समिति। संविधान सभा किस प्रकार कार्य करेगी, किस दिन कौन से विषय चर्चा और बहस हेतु आएंगे, किस प्रकार संविधान सभा में उन कार्यों को पारित किया जाएगा, ये सारे कार्य थे प्रक्रिया समिति के, और इनके चेयरमैन थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इसी क्रम में अगली समिति जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, और वो समिति थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति, और आप जानते हैं इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समितियों के क्रम में अगली समिति जिसका काम था उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधानों को संविधान में जोड़ना, अर्थात उच्चतम न्यायालय संबंधी समिति, उच्चतम न्यायालय संबंधी समिति। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे C.S. वरदाचार्यार। C.S. वरदाचार्यार ये थे उच्चतम न्यायालय संबंधी समिति के अध्यक्ष। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि तिरंगे झंडे को अंतिम स्वरूप देने का काम या मान्यता देने का काम जिस समिति द्वारा किया गया वो थी झंडा तदर्थ समिति, और इस झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी और झंडा तदर्थ समिति। इस प्रकार से आप कहेंगे कि ये संविधान की कुछ महत्वपूर्ण समितियां रही है, और इन समिति के सदस्यों द्वारा संविधान में भिन्न भिन्न उपबंधों, भिन्न भिन्न प्रकार के उपबंधों को संविधान में जोड़ा गया। तो एक बार वापस से दोहराते सारी की सारी समितियों को। आपने पढ़ा है नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया समिति के.एम. मुंशी, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी बी.आर. अंबेडकर, उच्चतम न्यायालय संबंधी समिति C.S. वरदाचार्य, झंडा तदर्थ समिति आचार्य कृपलानी, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल। तो ये थी भारत के संविधान की महत्वपूर्ण समितियां। तो इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि संविधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा किसी न किसी रूप में संविधान निर्माण में अपना योगदान, अपनी भागीदारी दी गई, और इन समितियों के माध्यम से संविधान के निर्माण के कार्य को अमली जामा पहनाया गया। तो इस प्रकार संविधान, संविधान की समितियां और उससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बातों को पढ़ा। अंत में आ जाते हैं संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने संविधान सभा के संबंध में भिन्न भिन्न कथन प्रस्तुत किए। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं है, यह भारत की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। किसी ने इसको एक दलीय संस्था कहा, किसी ने इसको एक वर्गीय संस्था कहा, किसी ने इसको वकीलों का स्वर्ग कहा, किसी ने इसे चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी। आइए जाने कौन लोग थे, किन्होंने संविधान सभा के बारे में क्या कहा है। परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है मित्रों, याद रखें, प्रश्न पूछे जाते हैं। ताइए बात करें
संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। संविधान सभा के संबंध में जो पहला महत्वपूर्ण कथन प्रचलित है वो ये कि संविधान सभा एक चलायमान राष्ट्र है। संविधान सभा एक गतिशील राष्ट्र है और ऐसा कहने का काम किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा पर जब यह आरोप लगा कि संप्रभु संस्था नहीं है क्योंकि इसका निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया और इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं थे, ये जनता के प्रतिनिधि नहीं थे और इनमें से कई सारे लोग राजाओं द्वारा भी मनोनीत थे। इन सारे की सारी आलोचनाओं का जवाब देते हुए नेहरू ने यह कहा कि संविधान सभा एक चलायमान राष्ट्र है, अर्थात संविधान सभा भारत की संपूर्ण जनता की प्रतिनिधि है। तो संविधान सभा एक चलायमान राष्ट्र है, ऐसा कहना था जवाहरलाल नेहरू का। आइए दूसरे कथन की बात करें। आप जानते हैं सर जॉन साइमन, जिनकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत आया और सर जॉन साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं का संगठन कहा कि संविधान सभा केवल हिंदुओं का संगठन है क्योंकि इसमें हिंदू समुदाय की अधिकता है, ऐसा कहना था सर जॉन साइमन का। तो संविधान सभा केवल हिंदुओं का संगठन है, सर जॉन साइमन। संविधान सभा के ऊपर एक और आरोप ये लगा कि संविधान सभा एक वर्गीय संस्था है, यानी वर्ग विशेष की संस्था है और वर्ग विशेष से अभिप्राय है हिंदू समुदाय। तो संविधान सभा एक वर्गीय संस्था है, ऐसा कहना था चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, जो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अर्थात चर्चिल ने संविधान सभा को एक वर्गीय संस्था या एक जातीय संस्था की संज्ञा दी। एक वर्गीय संस्था या एक जातीय संस्था, यानी एक जाति की संस्था। और संविधान सभा केवल हिंदुओं का संगठन है, ऐसा कहना था सर जॉन साइमन का। संविधान सभा के संबंध में एक कथन जो सबसे महत्वपूर्ण है और वो कथन है कि संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न दोहराया गया है। संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग है और ऐसा कहना था सर आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स ने ऐसा कहा कि संविधान सभा के अधिकांश सदस्य विधिवेता थे, वकील थे, कानूनी जानकार थे और विधिवेताओं ने इकट्ठे होकर विधिक भाषा और विधिक शब्दावली में भारत के संविधान का निर्माण किया है। अर्थात संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग है, ऐसा कहा आइवर जेनिंग्स ने। संविधान सभा के संबंध में एक कथन और भी प्रचलित है और यह कथन यह कहता है कि संविधान सभा एक दल की संस्था थी, यानी एक दलीय संस्था थी। अर्थात संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा थी, ऐसा कहना था ग्रैनविल ऑस्टिन का। ग्रैनविल ऑस्टिन ने यह कहा कि संविधान सभा एक दलीय संस्था है और एक दल से हमारा अभिप्राय है कांग्रेस। तो आगे क्या कहते हैं कि कांग्रेस ही संविधान सभा थी और संविधान सभा ही कांग्रेस थी, क्योंकि संविधान सभा के अधिकांश सदस्य कांग्रेस के थे। तो संविधान सभा कांग्रेस, कांग्रेस संविधान सभा, ऐसा कहना था ग्रैनविल ऑस्टिन का। संविधान सभा के संबंध में बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते हैं वो भी जान लें। अंबेडकर का यह मानना था कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था है और संविधान सभा भारत की जनता की सच्चे अर्थों में प्रतिनिधि है। तो संविधान सभा को भारतीय जनता का प्रतिनिधि कहने का काम किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और एक बात और है मित्रों, जब 24 जनवरी 1950 का संविधान सभा का समापन सत्र का आयोजन हुआ, अंबेडकर ने अपने उद्बोधन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अंबेडकर ने यह कहा कि हमने बुरी से बुरी परिस्थितियों में अच्छे से अच्छा संविधान बनाया है। शब्दों पे गौर करना मित्रों, हमने बुरी से बुरी परिस्थितियों में, क्योंकि उस समय एक तरफ तो दंगों की विभीषिका चल रही है, भारत के विभाजन की त्रासदी हो रही है और दूसरी तरफ भारत के संविधान के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तो क्या कहते हैं बाबा साहब कि हमने बुरी से बुरी परिस्थितियों में अच्छे से अच्छा संविधान बनाया है, परंतु भविष्य में यदि संविधान में किसी को कोई कमियां नजर आती है या संविधान असफल रहता है तो गलती या कमी संविधान की नहीं होगी, कमी भारत की जनता के चरित्र में होगी, ऐसा कहना था अंबेडकर का। और अंबेडकर का यह कथन
कहीं न कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में भारत की जनता की मनोदशा और मानसिकता को इंगित करती है। तो हमने पढ़ा संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। अंतिम बात, संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और अंबेडकर को आप जानते हैं भारत के संविधान का जनक, भारत के संविधान का पिता, भारत के संविधान का निर्माता या आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। और अंबेडकर के बारे में दो कथन बड़े मत प्रचलित है और बड़े महत्वपूर्ण है, जरा उनको भी जान लें। अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक और भारत के संविधान की जननी ऐसा कहा है संविधान सभा के एक सदस्य केवी राव ने। तो केवी राव ने अंबेडकर को श्रेय देते हुए यह कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल संविधान के जनक है अपितु संविधान की जननी भी है। ये शब्द, ये कथन कहने का काम किया केवी राव ने, जो संविधान सभा के सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भीमराव अंबेडकर की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक कुशल पायलट, एक दक्ष पायलट की संज्ञा दी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक दक्ष पायलट की भांति संविधान सभा रूपी जहाज का संचालन किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों की। तो मित्रों, आज हमने पढ़ा भारत के संविधान के उन गौरवशाली और रोचक तथ्यों को, और इन सारे तथ्यों से यह साबित होता है कि भारत का संविधान दुनिया का न केवल सबसे बड़ा लिखित संविधान है अपितु दुनिया का सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे आकर्षक संविधान भी है। तो आज अपनी बात को यही समाप्त करें। आगामी कक्षा में संविधान की प्रकृति, संविधान की विशेषता और उससे जुड़ी हुई अन्य बातों को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज अपनी बात यही समाप्त करें। धन्यवाद, जय हिंद और एक बार फिर से जय संविधान।